आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 50, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। तंत्रिमा टोली में आज घमाघम पंचायत हो रही है। घमाघम यानी गरम। बहुत दिनों की बंदिश है कि पंचायत में कोई भी घर की बोली नहीं बोले। काहे कूहे यानी कचराही मोगलाही जितना बोल सको अच्छा है। कचराही मोगलाही यानी कचहरी में बोली जाने वाली उर्दू। पंचायत में कोई हटा नहीं सकता। लौ जमानों के दल ने रमपेयरिया के दासिन होने का घोर विरोध किया है। खेल बात है, जात है कि ठट्ठा है। जब जिसका मन हुआ किसी की रखेलिन बन गई, दासिन बन गई, रंडी बन गई। आज घरभू भी गर्म होकर बोलता है। पंचायत में सबों को बोलने का हक है, इसीलिए घमाघम पंचायत हो रही है। कहाँ है रमपियरिया की माए? सबों की निगाह टट्टी की आड़ में खड़ी औरतों पर जाती है। रमजुदास की स्त्री खखार कर गला साफ करती है। रमपियरिया की माए को क्या कहते हैं? तुम मत बोलो। धान न बोले, बोले भूसा टन। हम बोलेंगे ही। रमजुदास की स्त्री उठ खड़ी होती है। लगता है आज मारपीट भी होगी। कहाँ उचित और नोखे? छड़ीदार काहे बने हो? हाँ, मारने का हो छड़ी। जो ना छड़ी से पीटे वो दोगला का बेटा। रमपियरिया की माए के मुंह में बोली नहीं है तो आज घोंगी का भी मुंह खुला है। रमपियरिया जवान है, उसके जो जी में आवे कर सकती है। पंचायत में तो बड़ा फड़फड़ करते हो गर्भू। रमपियरिया तो तुम्हारी भतीजी लगेगी ना। बोल, खोल दें बात। 7 बेटे का बाप है छीत्तन। इससे पूछिए कि रमपियरिया के माए के मचान पर दिन रात भूख प्यास भूल कर पेट के बल क्यों पड़ा रहता है? यही न साफ है। अरे जवान जहान की बात हो तो कहा जा सकता है कि एक दिन पैर भस गया। भस यानी बहक जाना। इस घुर घुर बूढ़े की ये चाल। चुप रहो, ए चुप। कहाँ छीत्तन? सिर में तो अब एक भी काला बाल खोजने पर मिलेगा नहीं। और ये तेजी काहे जी छीत्तन? क्या कहती है रमपियरिया की माए? छित्तन का तोतरवा बेटा गरम हो जाता है। तोतरवा यानी तोतला। मुंह संस भाई काय बोयो? मारो, पकड़ो। ए, लगाओ गले में कपड़ा, मारो झाड़ू ऊपर से। सान दिखाता है। नोखे और उचित दास छड़ीदार हैं। पंचायत जब घमाघम होने लगती है तब वे दोनों छड़ी हाथ में लेकर नचाते रहते हैं। नोखे और उचित दास छीत्तन को पकड़कर गले में कपड़ा लगा देते हैं। महंगुदास, चेथरू, मुसहरू, अनपू और घोतन बीच बिचाव करते हैं। मारो मत, सभी बूढ़े एक तरफ है। एक आवाज आती है। अब रमपियरिया की माए के बदले चीत्तनदास की पंचायती होती है। छी छी, लाज से डूब मरने की बात है। इस बार 5 ही रुपया जरिमाना हुआ। सस्ते छूट गए। चित्तनदास को 5 रुपया जुर्माना हुआ है और उसके तो तरहवा बेटा को 5 बार कान पकड़कर उठने बैठने की सजा। नौखे गिनता है। 1 2 3 4 5, बस। रमपियरिया की माए को एक शाम भोज देना होगा। महंत साहब जात ले रहे हैं तो भात दे। क्या कहती है रमपियरिया की माए? देगी? तब ठीक है। बोलिए पंच परमेश्वर, क्या विचार? जो 10 का विचार? 10 का विचार हो गया। रमपियरिया दासिन बन सकती है। जाति का बंदिश में जरा ढील देने से सब गड़बड़ा जाता है। इसी तरह बराबर पंचायत होती रहे तब तो। अब ये भोज तो फोकट में चला जाता हाथ से। रमजू की स्त्री रमपियरिया की माए के आंगन में बैठी समझा रही है रमपियरिया को। जब दूध की छाली और मालभोग केला खाकर आंख पर चर्बी चढ़ जाएगी तब मौसी को पहचानोगी भी नहीं। महंत से कह देना, जोड़ा साड़ी से काम नहीं चलेगा। दही खिलाने से बाकी मोजार नहीं होगा। कटसर लेकर छोड़ेंगे। कटसर एक गहना होता है। रमपियरिया हंसती है।
उनको तो जो कहेंगे करेंगे, मगर कोठारिन। कैसी पगली है रे? कोठारिन वो कैसी? अब तो कोठारिन तू है। इसी मुंह से मठ पर रहेगी रे। लक्ष्मनिया को कम मत समझो। उसका जहरचो आ यदि नहीं उखाड़ सकी, जहरचो आ यानी विषदंत, तब तो तुम्हारा महंत सब दिन खंजड़ी बजाकर फटकनाथ गिरधारी गाता रहेगा। पगली इसी लूर मुंह से। सुनती है रे रंपियरिया? कहाँ गई उठकर? शायद महंत आया है, उसकी माँ पुकारती है। साहब बंदगी हो महंत, पिछवाड़े में अब काहे छिपे हो? अब तो तुम अपने आदमी हुए, इधर आओ। रमजू की स्त्री आंख टीप कर मुस्कुराती है। महंत साहब रंपियरिया के साथ केलाबाड़ी से निकलकर आंगन में आते हैं। पीढ़ी दो रे, बैठिए। जात वाले तो भात मांग रहे हैं, हमने तो कबूल लिया है। रंपियरिया की माए चिलम फूंकती हुई कहती है। लक्ष्मी से पूछेंगे, महंत साहब आंखें नीची करके कहते हैं। रंपियरिया की माए अब उनकी सास है। सास के सामने जरा लिहाज से बातें करनी चाहिए। क्या बोले? रमजू की स्त्री फटे कनस्तर की तरह झंझना उठती है। लक्ष्मी से पूछेंगे। रंपियरिया की माए, सुनती हो? हम कहा था ना, उसने तो इनको भेड़ा बना लिया है। अरे महंत साहब, लक्ष्मी कौन होती है जो आप उससे पूछिएगा? नहीं, वो बोली है। महंत साहब बुरा मत मानिएगा, आप हिजड़ा हैं। रमजू की स्त्री जाने के लिए उठ खड़ी होती है। रंपियरिया को लक्ष्मीनिया की लौंडी बनावेंगे महंत साहब, हम सब समझ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रंपियाड़ी जो कहेगी वही होगा। रामदास जी के दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। रंपियाड़ी जो कहेगी। महंत साहब हर बात में अब कहते हैं, जाने रंपियाड़ी। रंपियरिया क्या जानती है? लक्ष्मी कुढ़ जाती है। साल भर तो उसे मठ के नेम टेम सीखने में ही लग जाएगा। हाथ की सभी अंगुलियों को सही सही गिन भी नहीं सकती है, और उसके पास जनमजूरी का हिसाब है। सतगुरु हो, सतगुरु हो। जिस दिन से रंपियरिया मठ पर दासिन होकर आई है, लक्ष्मी का मुंह हाड़ी की तरह लटका रहता है। महंत रामदास सब कुछ समझते हैं। रंपियरिया को मजूरों की मजूरी का धान नापने को कहते हैं महंत साहब। नहीं जानती हिसाब किताब तो समझा दो। सिखावेगी पढ़ावेगी तो कुछ नहीं, बस खाली लचकर झाड़ती रहेगी। मैं लचकर झाड़ती हूं? सद्गुरु हो, मुझे अपने पास बुला लो प्रभु। अरे अभी उसकी देह में एक मन साबुन धसो, तब कहीं उसके शरीर में प्याज लहसुन की गंध कम होगी। भोर को उठना सिखाओ। मुंह तो कभी धोती भी नहीं, बीड़ी पीती है। डोल डाल से आकर नहाती भी नहीं। डोल डाल यानी नित्य क्रिया। जूठे हाथ से बीजक उठाती है। मैं क्या सिखाऊं पढ़ाऊंगी? तुम क्या कहते हो? आंचल में चाबी लटकाए बिना कुछ नहीं सीख सकती? तो लो ना चाबी अपने भंडार की। मुझे चाबी लटकाने का शौक नहीं है, जानते हैं सद्गुरु। लक्ष्मी झन से चाबी का गुच्छा फेंक देती है। महंत रामदास देखते हैं, ये तो सिर्फ गोदाम घर की चाबी है, संदूक की चाबी कहाँ है? चाबी काहे फेंकती हो? बात बात में इतना गुस्सा होने से कैसे काम चलेगा? महंत साहब गंभीर होकर कहते हैं, तुम मेरी गुरुमाई हो। रंपियाड़ी को रास्ते पर लाना तुम्हारा काम है। देह का मैल भी मैं ही छुड़ा दूंगी, कपड़ा मैं ही साफ कर दूंगी। 10 दिन भी नहीं हुए हैं, गद्दी घर की दीवार पर थूक खखार की ढेरी लग गई। गद्दी घर यानी बीजक और महंत के रहने का कमरा। अधजली बीड़े के टुकड़ों से घर भरा हुआ है, वो भी मैं ही साफ करूंगी। अब ये मठ नहीं, सुअर का खोहार है, खोहार। तुमको रंपियाड़ी के देह का मेल छुड़ाने के लिए कहेंगे, हम पागल नहीं। तुम बाबू बालदेव की गर्दन का मैल छुड़ाओ। महंत रामदास क्यों छोड़ देंगे? सच्ची बात तो लोग अपने बाप के मुंह पर भी कह देते हैं। बालदेव जी का नाम मत लो। क्यों नहीं लेंगे? मठ को सुअर का खोहार बनाया कौन? मैंने बनाया है। हाँ, तुमने बनाया है। मेरा भीतर जल रहा है, बात मत बढ़ाओ। भीतर जलता है तो मारकर ठंडा कर लो। मारपीट का नाम सुनकर बालदेव जी कैसे चुप रहे? हिंसाबाद का डर है। महंत साहब, कोठारिन जी, शांति शांति से सब बात कीजिए। आहा, कोठारिन रे कोठारिन। रंपियरिया को बचपन से ही झगड़ने की तालीम मिली है। वो किवाड़ की आड़ से निकलकर आती है और हाथ चमका चमका कर कहती है, रोज आध पहर रात को कोठारिन की कोठरी खुलती है। संदूक की चाबी कहाँ है? गोदाम घर में है क्या? सब तो बेच बाच कर छुट्टी कर दिया। लक्ष्मी के नथने फड़कने लगते हैं। लगता है किसी ने बांस की पतली छड़ से उसकी पीठ पर शपाक से मार दिया। 12 बजे रात को कोठरी खुलती है।
सब बेंच बाँच कर छुट्टी कर दिया। सतगुरु हो, किस पाप का दंड दे रहे हो प्रभु। रामदास, अपनी फेंक सियारी का मुंह बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फेंक सियारी यानी लोमड़ी की एक जाति। क्या चाहते हो तुम लोग? संदूक की चाबी के लिए कलेजा ऐंठ रहा है तो ले लो। लक्ष्मी संदूक की चाबी भी फेंक देती है। रंपियरिया अब गद्दी से बकर बकर कर रही है। अलबत्त बोल सकती है रंपियरिया। लौंगी मिर्चा की तरह वो तेज है। उसकी बातें सुनकर देह लहरने लगता है। बात में भी ऐसा झाल। लड़ी मरे बरदा बैठल खाए तुरंग। दिन भर बैठकर महात्मा जी कहता है बालदेव। कभी एक लोटा पानी भी किसी पेड़ में दे तो समझें कि हाँ, सुबह से शाम तक ऐना ककी ही लेकर महारानी सिंगार पटार करेगी। यहां कोई किसी का नौकर नहीं। मेरे देह में मैल है, मन में नहीं। ऊपर से तो घमकौआ साबुन और चंपा चमेली का तेल लगाती हो भीतर। राम राम, रात भर मुंह में मुंह सटाकर सोने वाली भोर में मुंह धोकर शुद्ध तो नहीं हो सकती। नट्टिन कसबिन। रंपियरिया बड़बड़ा रही है। रंपियाड़ी, बेसी मत बोलो, सिर में दर्द हो जाएगा। रामदास जी कहते हैं, ऐसा जानता तो। लक्ष्मीदासिन कुछ नहीं बोलती है। चुपचाप टकटकी लगाकर नींबू के पेड़ की ओर देखती है। रंपियरिया की एक एक बात तीर की तरह उसके मर्मस्थल में गुथ गई है। गमकहुआ साबुन और चमेली का तेल। महंत सेवादास ने उसे यही एक बहुत खराब आदत लगा दी है। बिना साबुन के वो नहा ही नहीं सकती है। मन पवित्र ही नहीं होता है बिना साबुन के। केशरंजन तेल तो सिर दर्द के दिन ही अब लगाती है वो। महंत साहब जब पुरैनिया कचहरी से लौटते तो झोरी में तेल, साबुन, किसमिस, अखरोट और तरह तरह का फल मेवा ले आते थे। कोई भी नई चीज बिकते देखा, बस खरीद लिया। महंत सेवादास के साथ सभी तीर्थ कर चुकी है लक्ष्मी। क्या इसी नरक भोग के लिए? उसकी तकदीर ही खराब है। अब मठ में रहना नरकवास है। छी छी, 10 दिन हुए, प्रसाद जरा भी नहीं रुचता। पानी में मछली की गंध पहले ही रोज लग गई, सो अब पानी पीते ही कय हो जाती है। मठ पर आने के समय रंपियरिया की माय ने ठूस ठूस कर मछली खिला दिया था। सतगुरु हो, सब कुछ करो, पंथ मत भ्रष्ट करना गुरु। वो कल ही अलग हो जाएगी मठ से। महंत साहेब उसके नाम से 30 बीघा जमीन और कलमी आमों का एक बाग लिख गए हैं। उस पर मठ का कोई अधिकार नहीं। सब एक सप्ताह में ही सतगुरु की कृपा से ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी की आंखों के आगे सपनों जैसी एक दुनिया बस रही है। कलमी आमों के बाग में, ठीक बंबई आम के पेड़ के पास, 2 खूबसूरत झोपड़ियां हैं। वो चरखा चला रही है। बालदेव जी बीजक बाँच रहे हैं। बालदेव जी, अब आसन तोड़िए। बालदेव जी लक्ष्मी के चेहरे की ओर भकर भकर देखते हैं। भकर भकर यानी अर्थभावहीन दृष्टि से देखना। जब वो लक्ष्मी की आंखों में खोते हैं, उनका चेहरा ठीक ऐसा ही अर्थभावहीन हो जाता है। आसन तोड़ना होगा? हाँ, आसन तोड़ना होगा। यहां धर्म नहीं बचेगा। लक्ष्मी की आंखें डबडबा आती हैं। आरे जोगिया के नग्र बसे मति कोई, ओहो संतो जारे बसे सो जोगिया होई। डिम डिमिक डिमिक डिम डिमिक डिमिक। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 50, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।